नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। त्रिपुरा में निकाय चुनाव से पहले हिंसा के आरोपों पर टीएमसी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। टीएमसी ने अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को बावजूद त्रिपुरा में चुनावों के दौरान हालात खराब हो रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा के अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करे। इससे पहले त्रिपुरा में चुनाव को लेकर टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन और पुलिस को त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। एक रोज पहले त्रिपुरा की अगरतला में टीएमसी नेता सुबल भौमिक के आवास पर हुए हमले के विरोध में पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के सामने जमकर हंगामा किया था। यही नहीं, टीएमसी सांसद और दूसरे नेता धरने पर भी बैठ गए थे। इसके बाद टीएमसी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से त्रिपुरा में जो सियासत चल रही है वो कल संसद में भी देखने को मिली थी और आज सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि साफ तौर से अवमानना का आरोप यहां पर टीएमसी ने सरकार पे लगाया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि त्रिपुरा में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं वो स्वतंत्र तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो। और दूसरी तरफ जिस तरह से त्रिपुरा में हंगामा, सियासत, बवाल, बार बार बीजेपी और टीएमसी के बीच जो टकराव देखने को मिल रहा है, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट आज क्या निर्णय सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से त्रिपुरा में जो चुनाव हो रहे हैं उससे पहले हर दिन कई इलाकों में हिंसा देखने को मिल रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी एहतेशाम का। एहतेशाम, अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में। जिस तरह से हमने देखा था कि वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में जिस तरह की राजनीति और आपसी लड़ाई दिखी, वो वैसी ही लड़ाई अब नजर आ रही है त्रिपुरा चुनाव को लेकर। और जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ था कि जमीनी स्तर पे भी लड़ाई हो रही थी और कोर्ट में भी, अदालत में भी याचिकाएं दाखिल की जा रही थी, वैसी ही स्थिति बन रही है। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी ने ये शिकायत की है कि उन्हें चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है और जो वहां के अधिकारी हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साथ दे रहे हैं और चुनाव प्रचार में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है चुनाव प्रचार करने की। तो ये सब सारी शिकायत लेकर टीएमसी यहां आई है और कोर्ट ने पहले भी निर्देश दिया था कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए। सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया था हर डिस्ट्रिक्ट के। तो अब देखना यह है कि जो टीएमसी की शिकायत है उसमें क्या तथ्य वो लेकर आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। जी। और जिस तरह से एहतेशाम हमने कल देखा था, संसद में भी टीएमसी ने प्रदर्शन किया था और एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी टीएमसी पे, टीएमसी बीजेपी पे। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि टीएमसी की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश हो रही कि उनको एक नेशनल फिगर, एक राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन के पेश किया जाए। तो त्रिपुरा का चुनाव उनके लिए एक मौका है कि वो वहां की राजनीति को दिल्ली तक लेकर आए और यहाँ दिखे कि वो एक बड़े अपोजिशन के तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं। और यही कोशिश है कि उनकी जो हम सड़क पर राजनीति देख रहे हैं। जी, शुक्रिया एहतेशाम। एक रोज पहले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने त्रिपुरा हिंसा का एक वीडियो भी ट्वीट किया था। उस वीडियो में कई पुलिस वाले खड़े हुए नजर आए और उनके सामने कुछ लोग बुरी तरह घायल दिखाई दिए। यही नहीं, घायल लोगों के सिर से खून भी बहता हुआ दिखाई दिया। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं, मेरी सहयोगी आशिका हमारे साथ बने। आशिका, लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और अब ये वीडियो ट्वीट किया गया है, इसमें साफ तौर से दिख रहा है लोग चोटिल हुए हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है। देखिए रवि, बिल्कुल ये हिंसा की घटनाएं पिछले कई दिनों से जो है वो सामने आ रही है। हालांकि जो फिलहाल पुलिस के सामने कई बार प्रदर्शन किया गया टीएमसी की तरफ से, जहां पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज भी हुआ है, तो
संभव है कि वहीं की ये तस्वीर हो। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा की राजनीति गरमाई हुई है। आज अगरतला का जो नगर निगम है उसके चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है और आज दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक देंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की बात करें तो जमीन अब भी कहीं ना कहीं पकड़ी हुई है और इसके पहले ही देखा जा चुका है कि 334 में से 112 सीटें तो निर्विरोध निकल गई हैं और अब टीएमसी की तरफ से ताल ठोका जा रहा है जो 51 सीटें अगरतला की हैं उन पर। साफ तौर से हम देख रहे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए वैसे वैसे त्रिपुरा में हिंसा देखने को मिली है। हालांकि पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति, जब टीएमसी और बीजेपी आमने सामने थे तो उस वक्त भी यही टकराव, इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली थी। त्रिपुरा में निकाय चुनाव से पहले हुई हिंसा पर टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल हमारे साथ हैं। प्रतिमा जी, गृह मंत्री अमित शाह से आप मिली, क्या रहा मीटिंग में, क्या बातें रखी आपने? देखिए, त्रिपुरा में जो वायलेंस हो रहा है, हमारा जो यूथ लीडर है शाइनी घोष, उसके अंदर 307 धारा लगाया है। वो सिर्फ बोला है खेला हो गए, तो इसीलिए वो जो त्रिपुरा में जो वायलेंस हो रहा है इसके लिए सीरीज ऑफ वायलेंस हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। सो वी हैव गिवन हम लोग एक मेमोरेंडम दिया है, तो गृह मंत्री बोला है, उसके सामने पास नित्यानंद राय भी था एमओएस, उन्होंने बोला हमने एक रिपोर्ट मंगवाया है, हम ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा से बात किया है, हम देख रहे हैं जो वायलेंस अगर खत्म हो जाए तो सभी के लिए, सभी दलों के लिए अच्छा है। आप लोगों ने गृह मंत्रालय के बाहर भी धरना दिया, गृह मंत्री साहब मिले, क्या लगता है कि कार्रवाई होगी गृह मंत्रालय की तरफ? उन्होंने तो यही बोला है कार्रवाई होगा, हम लोग देख रहे हैं अगर वो कथन, वो उनका बात मान रहे हैं क्या नहीं, वो आपका बात रख सकते हैं कि नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने आरोप लगाया कि राज्य का माहौल खराब करने के लिए पश्चिम बंगाल से हजारों लोगों को त्रिपुरा लाया गया है। लोग जब उम्मीद भाई मोदी जी वेस्ट बंगाल में आते थे तब तो वो बहिरागत तो बोलते थे। अभी वेस्ट बंगाल से सब चोर लुटेरा बोर्गी आते हैं ना त्रिपुरा में, वो अंतर्गत होता है। वो लोग जब बाहर जाते हैं बहिरागत तो नहीं होते और बाहर से लोगों को लाके यहाँ पे हंगामा करते हैं, ब्लेड लेके जो है ना उसको लेके भी आते हैं, लोगों के ऊपर मोटर बाइक चढ़ा देते हैं, लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। चीफ मिनिस्टर का सभा था, उसके सामने भी गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, इसीलिए कुछ हुआ है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं किया, जो भी होगा हमारे शासन प्रशासन उसको देखेंगे। वहीं त्रिपुरा हिंसा पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ममता बनर्जी किसका बचाव करना चाहती हैं, ये उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों को विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली भेजा, लेकिन खुद प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई क्योंकि उन्हें अपने सहयोगी के गलत कामों का बचाव करना पड़ता है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल के भ्रष्ट अफसरों और टीएमसी नेताओं के खिलाफ खड़ा होने की बात आती है तो वो सबसे आगे दिखती हैं। त्रिपुरा हिंसा पर बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, इसे भी सुन लीजिए। अपने गिरबान में झांके कि पोस्ट इलेक्शन क्या हुआ वहां पर सबको पता है, कहां दंगे हुए, किसके साथ में लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, हनन हुआ, माता बहनों का इज्जत लूटी गई। वो पूरा देश टीएमसी के कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस चरित्र के वो लोग हैं। तो जो पहले अपने आप को सुधारे तब दूसरे पे उंगली उठाने के प्रयास करे, पहले खुद अपनी गिरबान में झांके टीएमसी। देखिए, टीएमसी का गंभीर आरोप है कि त्रिपुरा में जो उनकी सरकार है और टीएमसी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है और जो शिकायत करते हैं उनकी कार्रवाई नहीं हो रही, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सुन नहीं रहे हैं। तो ये गंभीर आरोप है और इस आरोप को दोहराया है सांसदों में, जिम्मेवार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने मामले को उठाया है। तो और गृह मंत्री वैसे नहीं मिलते हैं जब टीएमसी के सांसद धरना देते हैं और तब जाके गृह मंत्री उनसे मिलते हैं। तो ये अपने आप में
गंभीर बात है। कहूं जी, यहाँ के मुख्यमंत्री उस तरह की गैर शालीन, अशोभनीय, विभाजनकारी जुबान बोलते हों, उसके लिए पूरे देश को चिंता होनी चाहिए। वहां कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। वहां आप एक प्रयोगशाला जैसी विकसित करना चाहते हैं जो कतई स्वीकार्य नहीं है। मैं समझता हूं कि भाजपा को भी बहुत गौर से, मैं खास तौर पर उनके केंद्रीय नेतृत्व से कहता हूं कि त्रिपुरा में जो हो रहा है वो हमारे लिए संदेश अच्छा नहीं है और दुनिया में हमारे देश के बारे में संदेश अच्छा नहीं है। और इसी मुद्दे पर एक रोज पहले टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद टीएमसी नेता सौगत रॉय ने बताया कि गृह मंत्री त्रिपुरा में हिंसा नहीं होने का उन्होंने भरोसा दिया है। हमारे साथ मौजूद है टीएमसी सांसद सौगत रॉय। क्या मुलाकात हुई सर, आपकी क्या बातचीत हुई गृह मंत्री अमित शाह से? 20 मिनट हमें बातचीत हुआ। हमने एक तो डिटेल मेमोरेंडम दिया उनको त्रिपुरा के सब घटना के बारे में, और हमको उनको बोला कि सुप्रीम कोर्ट के राय के अनुसार त्रिपुरा सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। तो 3 बात बोला कि शायनी घोष के बारे में उन्होंने बात किया है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के साथ, उन्होंने पूरा रिपोर्ट मंगाया। दूसरा उन्होंने बोला कि आप जो चाहते हैं कि पीसफुली चुनाव हो वो मैं देखूंगा, देयर विल बी नो वायलेंस। हम अभी देखेंगे कि वायलेंस होता है कि नहीं। आप लोग मुलाकात से संतुष्ट हैं? संतोष के बात नहीं है, हमें कुछ बोलना था, हम उसको बोले, उनका जो जवाब देना था, हम तो फलेनो परिचय थे, रिजल्ट देख के ही हम बताएंगे। और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की लिखी एक किताब में 2008 में मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर तेज जवाबी कार्रवाई करने की बात कही गई है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा कि संयम कमजोरी की पहचान है। उस समय यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनीष तिवारी ने लिखा कि किसी देश को अगर निर्दोष लोगों का कत्लेआम करने का कोई खेद नहीं तो संयम ताकत की पहचान नहीं बल्कि इसे कमजोरी के प्रतीक के तौर पे लिया जाता है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। भारत को मुंबई हमले के बाद तेजी से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप देख सकते हैं ये यहां पर मनीष तिवारी कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्होंने अपनी किताब में यह लिखा है कि शब्दों से ज्यादा, जब 26/11 का वक्त था तो शब्दों से ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए थी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी नीरज का। नीरज, मनीष तिवारी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो अपनी किताब में साफ तौर से अपनी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि 26/11 के वक्त शब्दों से ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए, बिल्कुल बार बार यह सवाल उठता है कि भारत आखिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता। बार बार आतंकवादी घटनाएं और हमले होते रहते हैं। 26/11 के वक्त बिल्कुल केंद्र में यूपीए की सरकार थी। मनीष तिवारी जो कि मौजूदा में कांग्रेस के सांसद हैं, 2 दिसंबर को उनकी किताब रिलीज होगी, लेकिन किताब से पहले जो इंट्रोडक्शन आया है किताब का, उसकी घोषणा खुद मनीष तिवारी ने अपने ट्विटर के जरिए की और उसमें यह साफ लिखा है कि 26/11 हमले के वक्त भारत के पास एक मौका था कि 9/11 जैसा जवाबी कार्रवाई करता, जिस तरह से अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ किया था, ओसामा बिन लादेन के खिलाफ किया था। तो तब ये यानी साफ है कि मनीष तिवारी का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और जब आप संयम का परिचय देते हैं तो वो आपकी मजबूती का नहीं बल्कि कमजोरी का प्रतीक होता है। तो तब की केंद्र सरकार पे कह सकते हैं सवाल है कि तब एक मौका था कि आप 26/11 के बाद एक जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करते, जिसके बारे में मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है कि जो देश कत्लेआम कर रहा है उसके खिलाफ संयम का परिचय देना कमजोरी का प्रतीक है, न कि ताकत का। और नीरज, मनीष तिवारी कुछ ज्यादा ही आजकल मुखर हो रहे हैं, खासकर अपनी पार्टी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ। सिद्धू के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई थी जब उन्होंने इमरान खान को बड़ा भाई बताया था, और अब अपने ही वक्त की मौजूदा सरकार यूपीए, उसके एक्शन पे सवाल उठाए हैं। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर उन्होंने किताब लिखी है। अफगानिस्तान और दूसरे
अहम मुद्दों का भी जिक्र किया है। 2 दिसंबर को किताब रिलीज होगी, लेकिन पार्टी के अंदर की बात करें, अभी पंजाब में एडवोकेट जनरल को जब हटाया गया था उस पर भी सवाल मनीष तिवारी ने खड़ा किया था। तो G23 के सदस्य हैं लेकिन अपनी बात रखते हैं। लेकिन अभी जो किताब है, किताब के जरिए उन्होंने मुंबई हमले को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि तब भारत को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए, इस किताब के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बार फिर मौका मिल जाएगा कांग्रेस से सवाल पूछने का, क्योंकि 26/11 एक ऐसा आतंकवादी हमला था जिसने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को झकझोर दिया था। और जिस तरह से 3 दिन तक भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में तमाम आतंकवादियों को मार गिराया गया था, लेकिन बहुत लोगों की जान गई थी, न सिर्फ भारतीय बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों की भी जान गई थी। उसके बाद ये मांग की जा रही थी। नीरज, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जो हैं इस खबर पे चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। गौरव जी, मनीष तिवारी अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि 26/11 के वक्त शब्दों से बात नहीं होनी चाहिए थी, कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपकी प्रतिक्रिया? सच को जितना ही चाहे दबाने का प्रयास हो, वो उभर के बाद में आ ही जाता है बाहर, और वो ही हुआ है। ये सब जानते हैं, जैसा मनीष तिवारी ने भी अपनी किताब में लिखा है कि आतंकवाद पे कभी भी करारा प्रहार यूपीए की सरकार ने नहीं किया। और मुझे याद आता है फाली होमी मेजर जी, तत्कालीन एयर चीफ मार्शल, ने भी यही बात कही थी कि हमने प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह जी से कहा कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब देने में सक्षम हैं, लेकिन हमें मंजूरी नहीं मिली। और यही बात आज मनीष तिवारी भी लिख रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई, मजबूत कार्रवाई जो भारत की सेना करने में सक्षम थी, लेकिन यूपीए की सरकार लूट खसोट कमीशन खोरी में लगी थी और आतंकवाद पे उनका कोई नीति ही नहीं थी, इसीलिए इस तरह का ढुलमुल रवैया था। और अगर इसकी तुलना आप बीजेपी की मजबूत सरकार से करिए तो बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, घुस के ठोका पाकिस्तान को, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुला हाथ दे रखा था। शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मनीष तिवारी ने अपनी ही सरकार पर, यानी 26/11 के वक्त जिस तरह से कार्रवाई की थी यूपीए सरकार ने, उस पर सवाल उठा रहे हैं। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि उस वक्त शब्दों से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए थी, संयम कमजोरी की निशानी है, त्वरित कार्रवाई उस वक्त होनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने यह सवाल उठाए हैं अपनी किताब में। तो आखिरकार वो वक्त बहुत जल्द आ ही रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने, उसका शिलान्यास करने के लिए यहां पर आएंगे। और उसे लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूं मौके पर, जहां की हर तस्वीर अब हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। दरअसल हम सबसे पहले वो तैयारियां आपको दिखाएंगे जो कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो किस तरह से युद्ध स्तर पर यहां पर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। अपने कैमरा पर्सन से मैं चाहूंगी कि वो दिखाएं, निजाम आप दिखाइएगा ये पूरी तैयारियां, जहां पर देखिए किस तरह से उस तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको कुर्सियां नजर आएंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि यहां पर लोग आ सकते हैं। और ये लाउडस्पीकर आप देखिए जो हर जगह कोने कोने में यहां पर लगाए जाएंगे। और इसके अलावा मैं उस तरफ दिखाऊं जहां पर हेलीपैड बनाए गए हैं, 4 हेलीपैड की तैयारी यहां पर की गई है उस दीवार के पीछे, जो शायद यहां से दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन निजाम दिखा पाएंगे तो इस जो बीच की जो ये आपको मिड दीवार दिखाई दे रही है उसके पीछे 4 हेलीपैड यहां पर तैयार किए गए हैं। और इस वक्त जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं, यानी कि इस तरफ मैं चाहूंगी आप दिखाइए, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ में आएंगे और फिर मंच की तरफ बढ़ेंगे। मंच भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जो रास्ता इस वक्त आप देख रहे हैं यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीपैड पर अपने हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद आएंगे और फिर इसी रास्ते से होकर गुजरते हुए वो उस मंच तक जाएंगे जिसे तैयार यहां पर किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर तैयारियों का ये काम जो है वो जारी है और किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। देखिए ये सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां जो हैं वो लगातार पिछले काफी वक्त से जारी हैं। और आज तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 4 बजे यहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचने वाले हैं, जहां पर बैठक होगी और उसके बाद पूरी तरह से बातचीत होगी ताकि कोई भी कमी, कोई भी चूक यहां पर रहने ना पाया। ये मंच की सीधी तस्वीर है जो इस वक्त बिल्कुल खाली है, लेकिन 25 नवंबर को ये आपको बिल्कुल दिग्गजों से भरा नजर आएगा,
जिनमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी मंच पर मौजूद होंगे जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सुरक्षा के कई लेयर्स आज भी मौजूद हैं और जाहिर सी बात है 25 नवंबर के दिन भी यही सुरक्षा यहां पर देखने को मिलेगी। एक ऐसा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है जो कि देश का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसकी हर खासियत न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आप तक यूं ही पहुंचाती रहेगी।